गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सभी की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत की ओर से किन लोगों को शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा, किसे शामिल किया गया है? उपरोक्त सभी को। अगर राजनेताओं की बात की जाए राजनीति से, तो एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। और फिल्म के दृष्टि से देखा जाए, फिल्म इंडस्ट्री, तो आयुष्मान खुराना, और सोशली एरिया से देखा जाए तो बिल्किस को चुना गया, बिल्किस दादी को। ओके, देखिए आप लोगों सभी को पता होगा कि टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है कि भाई वो 80% हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं और मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसा वैसा जो जो बोला गया है। ठीक है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें देखना है कि हमारे काम का क्या निकल रहा है हमारे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी मैगजीन हमारे देश के जो कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई हमारे देश में ये नहीं बता सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हैप्पीनेस इंडेक्स लाया गया था ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसमें क्या बताया गया कि पाकिस्तान ज़्यादा हैप्पी है देन इंडिया। तो ऐसा हो सकता है क्या? जहाँ दिन रात के लोगों के साथ किडनैप किया जा रहा है, उनके वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, मार दिया जाता है, हिंदू और सिखों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो क्या वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी होंगे हमसे? तो आप समझ सकते हैं रिपोर्ट्स जो लाई जाती हैं वो किस तरीके से एक देश को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और दूसरे को ऊपर उठाने के लिए लाई जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जो टाइम मैगजीन द्वारा सूची जारी की गई है उसमें भारत से 3 लोग हैं। आयुष्मान खुराना है, ठीक है, और दादी बिल्किस हैं। ये दादी बिल्किस आपने इमेज देखी होगी इनकी, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था सीएए के अगेन, ठीक है, उन्हीं प्रोटेस्टर में ये शामिल थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही शी जिनपिंग और बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के ऊपर लिखे गए निबंध के आधार पर 100 बच्चों में से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम ने निम्न में से किसे ग्रीन एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा खुशी। ये सूरत की 17 वर्ष की छात्रा है खुशी, और इन्होंने पर्यावरण के ऊपर एक प्रतियोगिता हुई थी, निबंध प्रतियोगिता, उस पर इन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था। और उनके निबंध से और उनकी जो संवेदनशीलता है एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके आधार पर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने इन्हें क्या बनाया है? ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे किसको? खुशी को। कहाँ से हैं ये? सूरत से हैं, ठीक है। उदित सिंगल, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, जो 2020 क्लास 17 यंग लीडर्स की जो सूची तैयार की गई थी, ठीक है, उन 17 यंग लीडर्स में कौन शामिल थे? तो उदित सिंगल भी शामिल थे। और इनका जो अभियान है वो क्या है? सैंड टू ग्लास अभियान, ठीक है, कांच की चुनौती को कम करना। अर्चना सोरेंग, ये संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण पर एक समिति गठित हुई है, उसमें क्या है? सदस्य चुनी गई है। कौन? अर्चना सोरेंग, ठीक है। और रामांचल दास, ये क्या बने हैं? तो ये भी यूएनओ में ही क्या बने हैं? अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट वीक, ये अरुण जेटली जो थे, आईएमएफ में बने हैं, ये क्या बने हैं? सदस्य बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे सारे के सारे यहाँ से पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके HD देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य से। देखिए जो HD देवेगौड़ा है ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं ना, क्रम से क्या है ये 11वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और इन्होंने कर्नाटक से क्या भरा है, राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिए। कब से कब तक थे ये प्रधानमंत्री? तो ये थे 1996 से 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और जो अभी ये नेता बने हैं राज्यसभा के, तो ये किस सदन की ओर से बने हैं? तो ये बने हैं, सॉरी, किस दल की ओर से बने हैं? तो जनता दल सेक्युलर के नेता हैं ये, जनता दल सेक्युलर के नेता हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किसी पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस प्रारंभ की है? मतलब कार्गो के माध्यम से डायरेक्ट ही सामान को एक देश के बंदरगाह से दूसरे देश के बंदरगाह पर लाया और ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रारंभ किया गया है मालदीव और भारत के बीच में। किस किस के बीच में? मालदीव और भारत के बीच में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जो मालदीव का कुल्हू और ये बंदरगाह का नाम है, और माले बंदरगाह, ये दो बंदरगाह हैं, माले बंदरगाह, ये कहाँ के? मालदीव के। इन दोनों बंदरगाह से भारत के कोचीन और तूतीकोरिन बंदरगाह को क्या किया जाएगा? डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस से जोड़ा जाएगा। तो चारों को याद रखना, भारत के दो हैं, कोचीन और तूतीकोरिन, और ये कुल्लू और माले बंदरगाह। ठीक है, मालदीव और भारत को जोड़ेंगे किससे? डायरेक्ट कार्गो सर्विस से। ठीक है, देखिए भारत में जो फिशिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए फिशिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी? फिशिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की श्रीमती HK जोशी बनी है, श्रीमती HK जोशी बनी है। ठीक है, लास्ट मतलब 3-4 महीने हो गए तब ये बनी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पहला आ गया है जहां आप अपने नोट्स बना रहे थे, और मैंने आप लोगों को पहला वाला वीडियो दिखाया। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो वीडियो, वो जाकर कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। वो पहले में आप इन्हें भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम मालदीव की तरफ। ये देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से दक्षिण में ही आपको मिलेगा मालदीव। ठीक है, मालदीव अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो विश्व में सबसे पहले डूबने वाला देश भी मालदीव ही बनेगा। ठीक है, देखिए मालदीव की कैपिटल क्या है? माले यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, और करेंसी है मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है। ओके, चलिए तो ये सारे पॉइंट आप मालदीव से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट निम्न में से कौन बन गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा लेफ्टिनेंट शिवांगी। कौन बन गई है? लेफ्टिनेंट शिवांगी बन गई है। कल ही हमने देखा था कि जंगी जहाज वॉरशिप उड़ाने वाली देश की पहली महिला, 2 महिलाएं बनी थी। कौन कौन थी? तो ये थी लेफ्टिनेंट कुमुदनी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़ाकू विमान जो राफेल आने से ही हमारी वायुसेना की ताकत 4 गुना बढ़ गई है, और अगर उसको उड़ाने वाली एक महिला भी पायलट है तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। ठीक है, तो ये कौन बन गई है? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बन गई। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि राफेल के लिए भी वायुसेना की तरफ से आया है कि कोई महिला पायलट होंगी, और इसकी न्यूज हमें मिल गई है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? ये बनारस से है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी, और ये राफेल विमान उड़ाएंगी। ठीक है, इन्होंने 1 मंथ तक जो अंबाला एयरबेस है वहां पर राफेल कन्वर्जन की ट्रेनिंग ले रही थी ये। ठीक है, पिछले 1 मंथ से। ठीक है, उन्हें जल्द ही गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। किन्हें? शिवांगी सिंह को। ठीक है, देखिए
जो शिवांगी सिंह है, इन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो है, जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया था, ठीक है, उनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग की है। किस विमान से गए थे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक में? अभिनंदन MiG-21 विमान से। किससे? MiG-21 विमान से, ठीक है। भारतीय जो वायुसेना है, इसमें वर्ष में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोट करते जाइएगा। वर्ष भारतीय वायुसेना में वर्ष 2017 में कमीशन पाने वाली शिवांगी जो है, ये शिवांगी फाइटर पायलट हैं। जो जब महिलाओं को क्या मिला था, भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था, तो ये दूसरे बैच में शामिल हुई थी महिलाओं के, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना में महिलाओं को कमीशन कब से प्राप्त होने लगा, तो ये प्राप्त हुआ था 2017 से, ठीक है। और ये पहले एनसीसी से जुड़ी हुई थी। किससे? एनसीसी से जुड़ी हुई थी, 7वीं यूपी स्क्वाड्रन, ठीक है। एनसीसी 7वीं यूपी स्क्वाड्रन जो थी उससे जुड़ी हुई थी, और 2016 में इन्होंने वायुसेना के जो पायलट है उसके रूप में ट्रेनिंग प्रारंभ की थी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में कितनी महिला पायलट है, तो 10 महिला फाइटर पायलट हैं, ठीक है। फाइटर पायलट महिलाएं 10 और 18 नेविगेटर हैं। क्या हैं? 18 महिलाएं नेविगेटर हैं, ठीक है। और टोटल अगर महिलाओं की बात की जाए वायुसेना में, तो 1875 महिला अधिकारी हैं भारतीय वायुसेना में वर्तमान में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, वर्ष 2018 में अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, ठीक है, पहली महिला बनी थी। कौन? अवनी चतुर्वेदी। कहाँ से हैं ये? रीवा से हैं, ठीक है। मिग जो विमान था, MiG-21 बाइसन विमान, उसको उड़ाने वाली पहली महिला थी अवनी चतुर्वेदी। और उनके साथ ही थी मोहना सिंह, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कुंद, ठीक है। तो इन तीनों को भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ओके। और क्या पॉइंट है आपका? देखिए, जो राफेल विमान है ये उन्नत पीढ़ी के विमान है, 4.5 पीढ़ी के हैं, और इनको उड़ाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग और मजबूत पायलट की जरूरत थी। तो इन्हें पिछले 1 मंथ से ट्रेनिंग दी जा रही थी अंबाला एयरबेस पे, और अब ये उड़ाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। पहली महिला बन गई हैं, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, ओके। तो यहाँ से मैंने आपको जो ऑप्शन में चारों दिए गए थे, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और अदर भी बता दिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो रेड पांडा दिवस मनाया जाता है सितंबर मंथ के 3rd सैटरडे को। तो ये 3rd सैटरडे किस डेट को पड़ा था? तो ये पड़ा था 19 सितंबर को। कब पड़ा था? 19 सितंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, जो रेड पांडा है इनके सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, इनको प्रिजर्व करना, मतलब इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस 2010 से मनाना प्रारंभ किया गया है। कब से मनाया जाता है? 2010 से सैटरडे के सितंबर के 3रे सैटरडे को ये मनाया जाता है। देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक डे पढ़ा था 21 सितंबर को, ठीक है। तो उसमें भी 3rd सितंबर की जगह मैंने 21 सितंबर करवा दिया था, तो उसे भी आप याद रखें, वो भी क्या था? 19 सितंबर ही था। अदर देख लेते हैं हम। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 22 सितंबर को ही वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। मेलिंडा रोज थे, ठीक है, जिनकी कैंसर से मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए ये मनाया जाता है। कौन सा? मेलिंडा रोज डे, ठीक है, वर्ल्ड रोज डे। तो ये डे भी आप याद रखेंगे। अब हम फटाफट से डे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और चैरिटी डे मनाया गया। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, और थीम क्या रखी गई थी? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को पहली बार मनाया गया हमले से शिक्षा का रक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने मनाया? यूएनओ द्वारा मनाया गया, और थीम रखी गई प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को हमने मनाया विश्व आत्महत्या निषेध दिवस, और इसकी थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग संगठन दिवस। 14 सितंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 को मनाया गया 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस।
15 सितंबर को ही मनाया राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे सर मुक्षुगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है और 1955 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है महत्वपूर्ण दिवस, वही महत्वपूर्ण दिवस है जो बार बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। 2020 की थीम के साथ दिए गए हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक के, सितंबर तक के उसमें इंपॉर्टेंट डे इंक्लूड हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। थीम क्या रखी गई, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, बांस दिवस मनाया गया और थीम रखी गई बैम्बो नाउ। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, समान वेतन दिया जाना चाहिए, इक्वल पे डे। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ठीक है, विश्व जल निगरानी दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई थी, सॉल्व वाटर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया, थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। 21 सितंबर को मनाया हमने विश्व शांति दिवस और थीम क्या थी, शेपिंग पीस टुगेदर। कौन मनाता है, यूएनओ द्वारा मनाया जाता है शेपिंग पीस टुगेदर। और ये मनाया था हमने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, तो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को, ठीक है, सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। तो 3rd सैटरडे कब पड़ा था भाई, ये पड़ा था शनिवार तीसरा 19 सितंबर को, ना कि 21 सितंबर को। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। देखिए इसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था भारत सरकार द्वारा कितने 8 जो समुद्र तट हैं उनके लिए क्या किया है, अप्लाई किया गया है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग के लिए, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे घर तक फाइबर योजना का संबंध किस राज्य से, तो राइट आंसर होगा इसका संबंध है बिहार राज्य से। किससे है, बिहार राज्य से है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा बिहार में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का और ऑप्टिकल इंटरनेट सर्विस प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये उस ऑप्टिकल सर्विस का नाम ही क्या है, घर तक फाइबर। इसके माध्यम से क्या होगा, 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा डिजिटली, ठीक है, और लोगों के घर तक क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और बिहार में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज होगा, किसके माध्यम से, घर तक फाइबर स्कीम के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम बिहार को, तो ये रही लोकेशन बिहार की। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ चुके थे कौन सी परियोजना प्रारंभ हुई है 123 सालों बाद, तो ये परियोजना प्रारंभ हुई थी कोसी रेल महासेतु परियोजना। ओके, राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, हाल ही में बने हैं। यहाँ से एक और चीज आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा शायद, अगर आपने मध्य प्रदेश वाला मेरा वीडियो देखा होगा, जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ये बनाया था। ओके, वहां पर बन गए संजय यादव। कौन बन गए हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट याद रखिएगा, देश का पहला ड्रग पार्क या मेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ड्रग पार्क, तो ये स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहाँ पर, शिवपुरी में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित और प्रसिद्ध है, तो ये बिहार की है। डॉल्फिन शोध केंद्र आपको कहाँ मिलेगा, बिहार पटना में मिलेगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी आपको पटना में ही प्राप्त होगा। एम्स कहाँ बनेगा, बिहार में नया एम्स कहाँ बनेगा, दरभंगा में बनेगा। पहले से एम्स कहाँ पर है, पटना में, तो ये बिहार राज्य का दूसरा एम्स होगा। ये भी अभी कल परसों ही हम पढ़ चुके हैं। कोसी रेल महासेतु परियोजना बिहार राज्य को प्राप्त हुई 123 साल बाद। ओके, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसका, हाल ही में आंगरीता शेरपा का निधन हो गया। यह किस देश के पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति थे, तो राइट आंसर होगा नेपाल के। देखिए, इन्हें नेपाल का स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने नेपाल के तो पहले व्यक्ति बने ही थे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह 10 बार की थी।
किन्होंने? आपके आंग्रिता शेरपा ने, ठीक है। और हमारे देश में कौन ने सबसे पहले फतह किया था माउंट एवरेस्ट? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए आप लोग कमेंट कि कौन सा भारतीय जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और बहुत अच्छा होगा अगर आपको ये भी पता हो कि मध्य प्रदेश की कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया। तो मध्य प्रदेश का तो मैं आपको बता देती हूँ, भगवान कुशवाहा जी हैं जो मध्य प्रदेश की तरफ से पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है। बाकी आपको बताना है भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। क्लियर है? निम्न में से किसने 2020 के इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा किसने? नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। उन्हें फ्रेंच ओपन से बाहर कर दिया गया था, हमने पढ़ा था, जज लाइन पर गेंद लगने के कारण। ओके, इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है अर्जेंटीना के डिएगो को। अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को हराया इन्होंने? डिएगो को हराया है। तो हराया जिसको, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इटालियन ओपन ये पुरुष का था, नोवाक जोकोविच ने जीता, डिएगो को हराया। तो महिला ओपन किसने जीता, मतलब महिला कैटेगरी का किसने जीता? सिंगल महिला इटालियन ओपन 2020 तो महिलाओं का जीता है सिमोना हालेप ने। किसने जीता है? सिमोना हालेप ने। और सिमोना हालेप का ये पहला इटालियन ओपन है, तो पहला है, इंपॉर्टेंट हो गया है। सिमोना हालेप किस देश की हैं? तो ये रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ की हैं? रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, अभी हम लोगों ने देखा था यूएस ओपन, तो यूएस ओपन का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? पुरुष सिंगल्स का तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और महिला का किसने जीता था? महिला सिंगल का यूएस ओपन तो ये जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। किसने? जापान की नाओमी ओसाका ने। ओके, और मैंने इसके बारे में डिटेल किस कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है ये आपको बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए, हाल ही में अपने सभी ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी निम्न में से किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वीडियो केवाईसी प्रारंभ करने वाला बैंक, हाल ही की बात हो रही है तो कौन सा बैंक बना है? HDFC बैंक। देखिए, सबसे पहला बैंक जिसने वीडियो केवाईसी प्रारंभ की थी कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद बना था ICICI बैंक, और अभी बना है कौन? HDFC बैंक, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक विकास बैंक, इसने अपने ग्राहकों के लिए एक स्वर्ण ऋण योजना, गोल्ड लोन योजना कौन सी शुरू की थी? विकास लागू सुवर्णा योजना, विकास लागू सुवर्णा योजना, तो ये भी आप याद रखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में सिग्नेचर डेबिट वीजा कार्ड को लॉन्च किया था। कौन सा? सिग्नेचर डेबिट वीजा कार्ड, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक की। ओके, स्थापना कब हुई? 1994 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। MD CEO हैं अभी आदित्य पुरी, और इन्हें यूरो मनी एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? आदित्य पुरी को। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये अक्टूबर तक ही HDFC के MD CEO हैं, ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 तक। और उसके बाद कौन बनेंगे? तो शशिधर जगदीशन बनेंगे HDFC बैंक के नए MD और CEO। ओके, जिप ड्राइव ऑनलाइन ऑटोमोबाइल लोन प्रारंभ किया था किसने? HDFC बैंक ने। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी किसने रिलीज किया था? HDFC बैंक ने। 2020 के ब्रेंजेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन बैंक रैंकिंग में लगातार 7वीं बार HDFC बैंक ने क्या किया है? टॉप किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी ग्रिड अभियान, समर ट्रीट अभियान, सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम और शौर्य KGC कार्ड भी किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। और अपने ग्राहकों को सेवाओं का अच्छी तरह से डिजिटल अनुभव करवाने के लिए, मतलब डिजिटली सेवाओं का विस्तार करने के लिए इसने किसके साथ समझौता किया था? एडोब के साथ समझौता किया था। एडोब ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। किसका? एडोब का। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक की लेखक हैं रोमिला थापर और ये बहुत बड़ी इतिहासकार भी हैं। कौन? रोमिला थापर। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम क्या है? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ओके। आर भानुमति की पुस्तक का नाम क्या है? जुडिशरी, जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। गौरी खान की बुक का नाम क्या है? माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन। तो ये बुक भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में कंपनी कानून समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कंपनी कानून के जो अध्यक्ष हैं, कानून समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है राजेश वर्मा। कौन है? कंपनी कानून समिति बनाई गई है, वो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं राजेश वर्मा और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके। अनिल धस्माना, ये हमने पढ़ा था, ये किसके अध्यक्ष है? नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं और पूर्व में रॉक के क्या थे? ये चीफ रह चुके हैं। ठीक है। और तो वर्तमान में रॉक के चीफ कौन है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ रॉक के चीफ कौन है वर्तमान में। ओके। और अविक सरकार, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। उत्पल कुमार, ये लोकसभा में क्या बने हैं? सचिव बने हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ई पीक पिहानी जो मोबाइल ऐप है, इसके अंतर्गत जो किसान है उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य देने के लिए और एक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह ऐप डेवलप किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा ई पीक पिहानी ऐप। ओके। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो देखिए पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और यहाँ से गोवा। ठीक है। गोवा इसके पड़ोसी राज्य। कैपिटल क्या है? मुंबई है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं कहाँ के? गोवा के भी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के राज्यपाल का। और जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो कहाँ के राज्यपाल बन गए? वो बन गए मेघालय के राज्यपाल। उद्धव ठाकरे सीएम है। चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाईकोर्ट दीपांकर दत्त हैं। महापरवाना योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए लाई गई थी। आई फ्लो बाढ़ चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया था मुंबई में, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति क्या चल रही है। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र में मिलेंगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र से आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ योजनाएं हैं जो करंट में इंपॉर्टेंट थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। बिजली लाइनों ट्रांसफार्मरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। महारोजगार पोर्टल, जो लोग कोरोना वायरस की वजह से उनसे अपना रोजगार और नौकरियां छिन गई थी, उनके लिए ये बनाया गया है। लोकसभा की सदस्य सीटें 48 हैं, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 और विधान परिषद 78 है महाराष्ट्र में सीटें। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग देश का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। और विश्व में पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग है। मुंबई की अगर विश्व के लेवल पर कैटेगरी देखी जाए तो ये 60वें नंबर पर आता है। ओके। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य, किसने प्रारंभ की थी? महाराष्ट्र सरकार ने। पर्यावरण मंत्रालय का या पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे हम। अमेरिका ने चीन को कपास, बाल संबंधी उत्पाद जो ब्रश वगैरह होते हैं, कंप्यूटर उपकरण और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? अमेरिका ने। याद रखिएगा। गुजरात सरकार के द्वारा ई वाहनों के लिए नई सब्सिडी नीति की घोषणा की गई है। डीआरडीओ ने पोखरण में हुए होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े दुर्घटना की जांच प्रारंभ कर दी है। ये दुर्घटना हो गई थी होवित्जर तोप की और इसकी जांच कौन करेगा? डीआरडीओ करेगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए
एक ग्रैंड चैलेंज प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सूडान द्वारा पेट्रोल के बकाया भुगतान न करने पर ओएनजीसी ने तेल क्षेत्र छोड़ दिया और सूडान को भी छोड़ दिया। ठीक है, मतलब सूडान देश को छोड़ दिया है। वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय वन जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 10,500 की जाएगी। 10,500 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला था? 2020 में गोवा में आयोजित किए जाने थे, लेकिन नहीं हो पाए। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा महिला उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई थी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत को $2 ट्रिलियन की ऋण सहायता दी है। किसके लिए? ग्रीन वाला जो काम है ना, ग्रीन कॉरिडोर विकसित करना, ई वाहनों का निर्माण करना, इन कामों के लिए दिए गए हैं। अ प्रॉमिस लैंड बुक किसकी है? बराक ओबामा की है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक बुक किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर भानुमति की पुस्तक है। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। ओके। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना स्वर्ण ऋण प्रारंभ की थी। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज ऑफ 2.0 रैंकिंग में टॉप पर रहा है 2020 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। खगेंद्र थापा नेपाल के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया है। और अभी हमने क्या पढ़ा? आंग रीता शेरपा। ठीक है, ये नेपाल के पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले, स्नो लेपर्ड के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 109 है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और आप लोगों को बताया भी था। आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा करंट अफेयर्स याद कर रहे हैं। रैंकिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अच्छे से केयरफुली फोकस करके पढ़ा कीजिए ताकि आप जब आंसर करें तो कोई भी आंसर गलत ना हो। क्योंकि देखिए, यहाँ आप कमेंट सेक्शन में गलत कर देंगे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपका एग्जाम में भी वही गलत ही अगर क्लिक कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो बेल्जियम पहले स्थान पर है फीफा रैंकिंग 2020 में, फ्रांस दूसरा, ब्राजील तीसरा। और भारत की रैंकिंग पिछले साल 2019 में 108 थी। ठीक है, लास्ट जो इसकी रैंकिंग जारी हुई थी, और अब इसकी रैंकिंग एक स्थान नीचे आ गई है, 109 हो गई है। ओके। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1904 में और वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फिनिटो। ठीक है, फीफा परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रफुल्ल पटेल थे। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा 2021 में? इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 17 2021 महिलाओं का भारत में होगा अंडर 17 फुटबॉल कप, और पुरुषों का होगा आपका वर्ल्ड कप पेरू की राजधानी लीमा में। पेरू की राजधानी लीमा में। संजीवनी एप्लीकेशन, इंद्र वज्र एप्लीकेशन, ये बिजली की चेतावनी, जो बिजली गिरती है आसमानी, उसकी चेतावनी के लिए बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए थे। खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। विक्रमशिला गैंगटक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में मिलेगी। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार में मिलेगा। रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बिहार में मिलेंगी। भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर महिला नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट, ये प्रीति हो गया, रीति सिंह को तैनात किया गया है। किसके पद पर? ऑब्जर्वर के पद पर तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करमवीर सिंह है। भारत और चीन के मध्य हाल ही की बैठक के बाद फ्रंट लाइन पर सैनिकों की सैनिक संख्या बढ़ाने पर वृद्धि नहीं करने पर सहमति बनी है। ठीक है, जो लद्दाख में मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड है ये पॉइंट। कल के क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था, अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर और शिवानी पवार ने। ठीक है, किसकी है वो बुक? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में निम्न में से किस टेनिस प्रतियोगिता का नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन सी प्रतियोगिता है? ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।